क्या एक सीरियल रेपिस्ट बच निकलेगा? और कौन है वो मिस्टीरियस बहरूपिया जो इंटरनेट के पीछे छुपकर मौत का खूनी जाल बुन रही है? दोस्तों, इस बार सस्पेंस और धोखे का एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू हुआ है जहां कदम कदम पर ट्विस्ट है और क्लाइमैक्स में आपके होश उड़ने वाले हैं। आखिर इस पूरी मिस्ट्री के पीछे का क्या सच है? क्या पिप इस बार भी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगी? तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीजन 2 को। सीजन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीजन 2 की शुरुआत में देखते हैं कि एक बहुत बड़े हवेली में आग लग चुकी होती है। वही हम पिप को देखते हैं जो किसी घायल इंसान को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। वो चिल्लाती रहती है, तुम नहीं मर सकते। आखिर इतना सब कुछ कैसे हो गया? यही सब देखने के लिए कहानी 2 हफ्ते पहले के फ्लैशबैक में जाती है। पिप एंडी बेल वाले स्टोरी को सॉल्व करके इस चैप्टर को खत्म कर चुकी थी और पूरा शहर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था। पिप सोचती है क्या होता अगर वो ये केस सॉल्व नहीं करती। काश ये लाइफ फिर से पहले जैसी हो पाती। इतना कहकर वो अपने रिकॉर्डिंग को पॉज करती है। फिर वो अपनी दोस्त कारा की फोटो देखती है और बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। तभी वहाँ पर रवि आ जाता है। पिप अचानक उसे देखकर एकदम घबरा जाती है। रवि पूछता है क्या तुम इसे अपलोड करने वाली हो? क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? तुमने टाइटल सोचा या नहीं? पिप कुछ टाइटल्स एग्जाम्पल के तौर पर बोलने लगती है, लेकिन रवि उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। वो एक टाइटल लिखता है, लेकिन पिप हंसकर बोलती है मैं ये टाइटल नहीं लिखने वाली। रवि उसे ये भी बोलता है कि जरूरी नहीं है कि तुम ये पॉडकास्ट पोस्ट करो, मगर पिप कहती है मैं नहीं चाहती कि लोग कारा के बारे में गलत सोचें। मैं चाहती हूँ कि लोगों को सच पता चले। फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ रिकॉर्डिंग करती है और यहाँ पता चलता है कि उसके पॉडकास्ट का नाम है गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। इसके बाद रवि और पिप एक पार्टी के लिए निकलते हैं। वो दोनों कारा को लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद जब तीनों पार्टी में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मैक्स दिखता है जो अभी भी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। रवि पिप को सावधान कर देता है कि उसके आसपास भी मत भटकना, तुम उसके खिलाफ गवाही देने वाली हो। पिप सोचती है कि वो इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा था। कारा कहती है क्योंकि वो एक रेपिस्ट है, उससे कोई शर्म नहीं है। इसके बाद पिप और बाकी के दोस्त मर्डर मिस्ट्री पार्टी के लिए मिलते हैं। वहाँ पर पिप के दोस्त कॉनर का बड़ा भाई जेमी भी होता है जो कि वहाँ पर डेड बॉडी बनने का नाटक करने लगता है, जिससे कि पूरा माहौल खराब हो जाता है। पिप जेमी से बात करने के लिए जाती है। जेमी पिप के फ्रेंड कॉनर का बड़ा भाई है और फिलहाल उसका मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था। वो थोड़ा डिप्रेस्ड लग रहा था। पिप जेमी को पॉडकास्ट के लिए माइक देने के लिए थैंक यू बोलती है। अब वो पूछता है क्या पॉडकास्ट तैयार है? पिप कहती है रेडी तो है, लेकिन अपलोड करने की हिम्मत नहीं है। जेमी उसे समझाता है कि अगर तुम अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहती हो तो लोगों को सच बताना होगा। पिप जेमी के बैंड के गाने की तारीफ करती है। बात करते करते अचानक जेमी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे वो घबराकर छुपा लेता है। फिर वो सब मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने चले जाते हैं। घर आकर हिम्मत जुटाकर पिप अपने 6 एपिसोड का पॉडकास्ट अपलोड कर देती है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज आती है। वो बाहर खिड़की से देखती है मगर कुछ नजर नहीं आता। अगली सुबह पिप मर्डर वाली खबरें देख रही थी। तभी उसके पापा विक्टर आते हैं और खबर देते हैं कि मेरी कलीग मिस बोजीडी का कॉल आया था जो मैक्स हेस्टिंग के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने बताया कि बेका ट्रायल से पीछे हट रही है। अब जाकर समझ आता है कि इसीलिए मैक्स मुस्कुरा रहा था। पिप घबराने लगती है कि इस तरह हुआ तो मैक्स छूट जाएगा, पर विक्टर अपनी बेटी को समझाता है कि हमारे पास और भी विटनेस हैं, हम मैक्स को बचने नहीं देंगे। पिप वहां से चली जाती है और लियान अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बोलती है मैं जाकर उससे बात करती हूँ, कहीं वो बेवकूफी में कुछ गलती ना कर दे। मगर विक्टर उसे समझाता है कि तुम्हें थोड़ा अपनी बेटी को फ्रीडम देना चाहिए। लियान बोलती है वो तो मेरी बेटी है, मुझे तो उसके लिए फिक्र होती ही है। पिप रवि से बात करती है और वो बेका से मिलने के लिए जेल जाना चाहती थी, लेकिन निकलने से पहले उसकी मॉम कमरे में आ जाती है। लेकिन इस बार उसकी मम्मी उसे रोकती नहीं, बस बोलती है कि जहां भी जा रही हो जल्दी आ जाना। पिप जेसन से मिलती और बोलती है कि मुझे जेल में बेका से मिलना है, मैं उसे मनाना चाहती हूँ मैक्स के खिलाफ गवाही देने के लिए। मैक्स ने तुम्हारी दोनों बेटियों को नुकसान पहुंचाया, मैं बस चाहती हूँ कि ये मामला खत्म हो जाए। मगर जेसन परमिशन नहीं देता, इस वजह से पिप फ्रस्ट्रेट होने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स को उसका वकील बताता है कि बेका मुकदमे से अपना नाम पीछे ले चुकी है, वो गवाही नहीं देने वाली, जिससे हेस्टिंग परिवार खुश हो जाता है। मगर परेशानी ये है कि अभी भी और भी विटनेस है जो मैक्स के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। मैक्स पूछता है तो फिर उन्हें रोकने के लिए हम क्या करें? पिप को रोकने के लिए क्या करें? वकील मैक्स से बोलता है कि तुम अपने विटनेस के आसपास भी नहीं जाओगे, ये कानून के खिलाफ है। इसके बाद मैक्स पिप के पॉडकास्ट को सुनता रहता है।
स्कूल में कारा पिप से मिलने के लिए आती और पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बेका से मिलकर उसे गवाही देने के लिए मना लोगी? क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? कारा बोलती है, क्या तुम रेस्टोरेटिव जस्टिस का इस्तेमाल नहीं कर सकती? तुम अपने गुनहगार से मिल सकती हो और तुम्हें एक बार मौका भी तो मिला था, पर तुमने मना कर दिया। पिप को तभी याद आता है कि पिछले साल उसे ये मौका मिला था और उसने मना कर दिया था। वो याद दिलाने के लिए अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलती है। तभी दोनों की नजर जाती है कि स्कूल के सभी लोग पिप के पॉडकास्ट को सुन रहे थे। पिप तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है, मगर पुलिस उसे पूछती है कि तुम्हें तो मौका मिला था, उस समय तुमने मिलने से मना कर दिया था, अब क्यों? ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद पिप वहां पर केस की विटनेस लिस्ट देखने लगती है, जिसमें कि उसका भी नाम था मगर जेमी का भी नाम था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी डिटेक्टिव वापस आता है और एक फॉर्म देता है और बोलता है कि तुम उससे मिल सकती हो। पिप वहां से निकलकर तुरंत अपने दोस्त कॉनर से मिलने के लिए जाती है। असल में वो उसके बड़े भाई से मिलने आई थी, मगर बहाना बनाती है कि मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। अंदर जाकर वो जेमी के कमरे में झांकने लगती है और उससे मिलने जाती है। जेमी पूछता है, तुम कुछ बोलने आई थी? पिप कहती है कि मैं मैक्स वाले केस पर बात करने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम भी एक विटनेस हो, क्या इसके बारे में किसी को पता है? जेमी बोलता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूँ। वकील ने कहा है कि ये पूरा केस मेरे ऊपर टिका है, इसलिए मैंने क्या देखा है ये मैं किसी को नहीं बता सकता। ये वोमेन ए के बारे में है। पिप पूछती है, क्या तुम वोमेन ए के बारे में जानते हो? तो इसीलिए तुम अपना फोन मुझसे छुपा रहे थे? क्या वही तुम्हें मैसेज कर रही थी? जेमी बार बार बोलते रहता है कि मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं कर सकता। खैर, इसके बाद पिप अपने फ्रेंड के परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही थी। कॉनर की मम्मी बोलती है कि आजकल पिप ज्यादा यहाँ आती भी नहीं, इसलिए आज मौका पाकर वो एक सेल्फी लेती है। घर आकर पिप रवि से बात करती है, जो अपने भाई सलील के मेमोरियल के लिए रेडी हो रहा था। उसने उसके लिए स्पीच भी लिख लिया है और नियोमी ने एक वीडियो भी भेजा है जिसमें सलील डांस कर रहा था। ये देखकर रवि थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी पिप को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि बेका से वो कल सुबह मिल सकती है। पिप जेल पहुंचती है। अंदर जाने से पहले उसे अपना सारा सामान सबमिट करना पड़ता है। पिप के साथ में एक औरत भी अंदर जाती है जो पिप और बेका पर नजर रखेगी। बेका अब स्टेटमेंट लिख कर आई थी और वो रोते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे कभी मिलने आओगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई थी। तुम्हारे डॉग के लिए मुझे काफी दुख है। पिप दोबारा से उन दिनों को याद करके एकदम अनकंफर्टेबल हो जाती है। जब उसका स्टेटमेंट बोलने का समय आता है तो वो कहती है, मेरा स्टेटमेंट तो बैग में ही रह गया। वो औरत कहती है कि मैं तुम दोनों का अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अब जो भी हो, तुम्हारे मन में जो है बोल दो। पिप चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो? मैक्स के केस में गवाही क्यों नहीं देना चाहती? तुम पीछे क्यों हट रही हो? या उसने तुम्हें धमकी दी है? बेका रोती है और चिल्लाती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैक्स जैसे लोगों का कुछ नहीं होता। उसे सजा होगी, वो फिर से बाहर आ जाएगा, वो बचकर निकल जाएगा। बेका भीख मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो। पिप कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया और उसे समझाती है कि फैसला तुम्हारा है। भले ही एंडी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर मैक्स को सजा दिलाएंगे। दोनों गले लगते हैं और फिर पिप को बाहर जाने के लिए कहा जाता है। शाम के वक्त मैक्स से मिलने के लिए उसका वकील आता है और वो उसके लिए बुरी खबर लेकर आया था। उसी शाम पिप के घर में उसके पड़ोसी जो नए शिफ्ट हुए हैं वो डिनर पर आते हैं। पड़ोसी आदमी चार्ली बोलता है कि उसने पिप का पॉडकास्ट सुना है और पूछता है क्या दूसरा सीजन आने वाला है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। पिप देखने के लिए जाती है तो उसे बाहर पर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पर उसी की बहुत बड़ी फोटो थी। हेडलाइन था कि लोकल लड़की का पॉडकास्ट हिट हो गया, लेकिन फोटो में पिप का मुंह टेप से बंद कर दिया गया था। पिप ये देखकर घबरा जाती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन स्कूल में पिप और बाकी दोस्त मिलते हैं। लॉरेन बताती है कि मैक्स का कजिन रॉबिन लॉरेन में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। पिप हैरान हो जाती है। लॉरेन पिप का मूड ठीक करने के लिए न्यूज दिखाती है कि पिप का पॉडकास्ट वायरल हो गया है। सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर कुछ लोग थे जो नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे थे। इसके बाद टीचर्स आते हैं और स्टूडेंट को सीपीआर कैसे देना है ये सिखाते हैं। पिप रॉबिन के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, मगर वो लॉरेन के पास जाती है और कहती है क्या तुम रॉबिन के साथ टाइम बिताना चाहती हो? अब लॉरेन रॉबिन के पास चली जाती है, मगर टीचर ये करते हुए पकड़ लेते हैं और पिप से बोलते हैं, मैंने तुम्हारे और कारा की जोड़ी तो नहीं बनाई थी, और वैसे कल तुम आई क्यों नहीं क्लास में? पिप झूठ बोलती है कि मेरा पेट खराब था। कारा सोचती है कि उसे आज सलील के मेमोरियल में नहीं जाना चाहिए। पिप को अपने लॉकर में एक कागज मिलता है। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे पास मैक्स के खिलाफ एक जानकारी है जो मैक्स कभी नहीं चाहेगा कि बाहर आए। अगर तुम जानना चाहती हो तो आज रात 8 बजे मुझसे मिलो कब्रिस्तान में। शाम होते ही सभी लोग एंडी बेल और सलील वाले मेमोरियल के पास में रुकते हैं। सारे दोस्त मिलते हैं, मगर कारा वहां नहीं आई थी। पिप नेट से बात करने के लिए जाती है, लेकिन लगता है कि वो बात करने के मूड में नहीं थी। जैसे ही स्पीच स्टार्ट
होता है पिप जाने वाली थी और जेमी से टकरा जाती है। फिर वो कब्रिस्तान की तरफ भाग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स आता है। पिप घबराती नहीं और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें देखकर मैं घबरा जाऊंगी? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैक्स कहता है, नहीं आती तो पछताती। अब अपना फोन दिखाओ, कहीं तुम मुझे रिकॉर्ड तो नहीं कर रही। मैक्स सोचता है शायद वो पिप ही है जिसने बेका का इरादा बदला था। पिप वहाँ से जाने वाली थी, तभी मैक्स रवि के बारे में बात करता है। पूछता है रवि की इंटर्नशिप कैसी चल रही है। सलील भी यही चाहता था, वकील बनना, और उसे आज अपने छोटे भाई पर कितना प्राउड होता। तुम रवि से प्यार करती हो ना? सोचो अगर उसकी इंटर्नशिप छूट जाए तो उसे कितना दुख होगा। मैक्स धमकी देता है कि उसके पापा को सिर्फ एक कॉल करना होगा और रवि अपनी इंटर्नशिप से हाथ धो बैठेगा। पिप बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैक्स बोलता है, आजमाना चाहोगी? तुम इस केस में क्यों फंस रही हो? तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। जाते जाते वो धमकी देता है, पीछे हट जाओ, वरना अगर तुम मंडे को आई तो समझ जाना कि रवि के साथ क्या होगा। पिप बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ रवि मेमोरियल में स्पीच दे रहा था, मगर वो थोड़ा घबराया हुआ था और वो भीड़ में पिप को ढूंढ रहा था। और पिप के आते ही रवि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पिप रात में जब सो रही थी तभी उसे कारा का मैसेज आता है, जो कि नशे में लग रही थी, और कहती है कि मैं कैलामिटी पार्टी में हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पिप तुरंत पार्टी में पहुंच जाती है और उसे वहां पर रॉबिन मिलता है, जो पूछता रहता है लॉरेन कहाँ है। पिप और अंदर जाती है तो उसे उसकी दोस्त कारा नशे की हालत में मिलती है। पिप कारा को लेकर वहां से निकलती है। कारा नशे में थी और इसी वजह से अब उसके अंदर से सच बाहर आता है। वो अपनी दोस्त पर इल्जाम लगाती है कि अगर तुमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया होता तो इस केस को नहीं लेती तो शायद मेरी लाइफ इतनी नहीं बिगड़ती। मैंने सब कुछ खो दिया, तुम आखिर ऐसी क्यों हो? जैसा चल रहा था वैसा चलने देना चाहिए था ना। पिप किसी तरह कारा को घर पहुंचा देती है। पिप घर आकर अपने पॉडकास्ट को डिलीट करने के बारे में सोच रही थी, तभी डोरबेल बजता है। कॉनर रोते हुए घर आता है और बताता है कि उसका बड़ा भाई जेमी लापता है। कॉनर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो कहता है कि कल रात उसका बड़ा भाई जेमी घर वापस आया ही नहीं और उसका कोई दोस्त भी तो नहीं है जिसके पास वो जा सकता है। कॉनर बताता है कि वो 12:40 में टॉयलेट करने के लिए उठा था और उसने अपने भाई के कमरे में झांका तो वो वहां नहीं था। कॉनर को ऐसा लगता है कि उसका भाई जहां भी जाता है पावर बैंक लेकर जाता है और उसे लगता है कि जेमी के साथ कुछ तो हुआ है और उसे अब पिप की मदद चाहिए। पिप कहती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी और पूछती है तुम्हारी माँ को क्या लगता है। कॉनर बोलता है उन्हें तो लगता है कि वो कहीं बाहर गया है और जब वो बैंड में काम करता था तब भी वो ऐसे ही कहीं चला जाता था। पिप कहती है वो पुलिस के पास जाएगी और वो याद करती है कि उसने मेमोरियल में जेमी को देखा था स्पीच शुरू होने से पहले। कॉनर कहता है इसका मतलब उसे आखिरी बार देखने वाली तुम ही थी। इसके बाद पिप डिटेक्टिव हॉकिंस के पास जाती है और जेमी के गायब होने के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि वो मैक्स के केस में सबसे बड़ा विटनेस था और वो मुकदमे से 2 दिन पहले ही अचानक गायब हो गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। डिटेक्टिव पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैक्स ने कुछ किया है? पिप कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मैक्स किसी भी हद तक जा सकता है। डिटेक्टिव बोलते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर मिसिंग इंसान को ढूंढने निकले और वो कोई बच्चा भी तो नहीं है। पिप भीख मांगती है और कहती है कि मैं ये दोबारा नहीं करना चाहती, जेमी को ढूंढिए क्योंकि वो बहुत बड़ा विटनेस है। पिप जैसे ही बाहर आती है तो डैन अचानक वहां आ जाता है और बोलता है तुम्हारा शक सही था मैक्स के बारे में। तभी डिटेक्टिव डैन को अंदर बुला लेता है। पिप रवि से बात करती है और कहने लगती है कि इस केस को सॉल्व करने में मैंने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। असल में वो कारा की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, मगर रवि कहता है लेकिन तुमने मेरी तो मदद की, तुमने सलील को बेगुनाह साबित कर दिया। पिप कॉनर के घर जाती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ। बिना वक्त गवाए जेमी के मिसिंग पोस्टर्स तैयार हो जाते हैं। फिर वो जाती है कारा से मिलने के लिए। कारा को कुछ भी याद नहीं आ रहा कि हुआ क्या था क्योंकि वो इतनी ड्रिंक कर चुकी थी। पिप दिखाती है कि जेमी गायब हो चुका है। पिप पूछती है क्या तुम हमारे साथ पोस्टर लगाने के लिए चलोगी? कारा इसके लिए मान जाती है। पिप बाद में रवि से मिलती है और अब पिप मिशन बना चुकी है कि वो जेमी को ढूंढ निकालेगी और उसे फिलहाल मैक्स पर शक है। रवि बोलता है कि तुमने कल जेमी को देखा था रात 8 बजे और उसका फोन बंद हो गया था करीब 12:45 बजे, तो उस समय के बीच जेमी कहाँ था ये पता लगाना है। तभी बाकी सभी दोस्त मिसिंग पोस्टर लगाने के लिए मिलते हैं। पिप लॉरेन को बहुत सुनाने लगती है कि आखिर तुम पार्टी में कारा का ख्याल क्यों नहीं रख रही थी, रॉबिन के साथ हैंग आउट कर रही थी क्या? लॉरेन कहने लगती है मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे साथ भी कोई हो, तुम्हें तो रवि मिल गया। उसके बाद सभी लोग पोस्टर लगाने के लिए चले जाते हैं। पिप रॉबिन के साथ पोस्टर्स लगा रही होती है और वो हेस्टिंग्स फैमिली के अंदर की खबरों को निकालने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि कल तुम्हारे घर में पार्टी थी? रॉबिन कहता है मेरी मॉम का जन्मदिन था, वहाँ मैक्स भी आया था। पिप पूछती है और वो कितने बजे निकला? रॉबिन बोलता है करीब 11:30 बजे। फिर पूछता है तुम आखिर ये सब क्यों जानना चाहती हो? पिप कहने लगती है हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तुम मुझे सारे जवाब दो और मैं लॉरेन
रॉबिन से कह दूंगी कि तुम अच्छे लड़के हो। रॉबिन पूछता है मतलब मैं बुरा हूँ क्या? पिप बोलती है तुम्हारे कजन पर रेप का आरोप लगा है, इसीलिए मेरी मदद करो, मैं बस जेमी को ढूंढना चाहती हूँ। वो कहती है कि तुम मैक्स को कॉल करो और उससे पूछो कि वो कल रात कहाँ था। मैक्स अपने घर पर होता है और उसकी माँ रोजी उसका बहुत ख्याल रख रही होती है। उसकी माँ का पूरा यकीन है कि उसका बेटा निर्दोष है। तभी मैक्स को रॉबिन का कॉल आता है। रॉबिन पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे? मैक्स गुस्से में पूछता है और ये तुम्हें क्यों जानना है? रॉबिन लड़खड़ाने लगता है। तभी वहाँ बाकी दोस्त आ जाते हैं। फोन पर आवाज सुनकर मैक्स समझ जाता है कि यह पिप का एक ट्रैप है, मगर वो फिर भी कह देता है कि मैं गोल्फ क्लब गया था ड्रिंक के लिए। इसके बाद मैक्स बाहर जाता है और किसी को कॉल लगाकर बोलता है एक प्रॉब्लम हो गई है। पिप अब पता लगाना चाहती है कि मैक्स गोल्फ क्लब में अकेला था या किसी और के साथ था। रवि बोलता है कि तुम्हारे पापा विक्टर तो गोल्फ क्लब के मेंबर हैं। इसके बाद दोनों गोल्फ क्लब जाते हैं जहां विक्टर गोल्फ खेल रहा होता है। पिप सीसीटीवी कैमरा देखने की कोशिश करती है, मगर उसे कहा गया कि वो नहीं देख सकती, इस वजह से वो काफी गुस्से में थी। विक्टर रवि से कहता है शॉट लगाने के लिए और रवि पहली ही बार में बॉल को गड्ढे में गिरा देता है। विक्टर बोलता है शायद तुक्का लग गया होगा। पिप भी बॉल को गिरा देती है, जिससे कि विक्टर कहने लगता है मैं तो तुम दोनों से जीत भी नहीं सकता। इसके बाद दोनों क्लब के अंदर आते हैं। दोनों सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर आते हैं। पिप झूठी कंप्लेंट देने लगती है कि बाहर में कोई गैंग है जो लोगों को परेशान कर रही है, आपको जाकर उन्हें देखना चाहिए। सिक्योरिटी वाला स्टैनली बोलता है कि मैं इस कमरे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। पिप स्टैनली को समझाती है कि तुम अभी नए नए हो, नाम कमाने का यही मौका है, इसीलिए सिक्योरिटी वाला वहां से चला जाता है। पिप सीसीटीवी पर नजर रखती है और रवि को बाहर नजर रखने के लिए बोलती है। पिप शुक्रवार का सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है। बाहर रवि को उसके बॉस मिस्टर हारग्रीव्स मिलते हैं, जिसे रवि थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। मिस्टर हारग्रीव्स रवि को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं ऑफिस के सारे लोग यही हैं। रवि बोलता है नहीं मुझे काम है, पर मिस्टर हारग्रीव्स रवि को अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ पिप 11:30 बजे का रिकॉर्डिंग देखती है। वो वहां देखती है कि सिक्योरिटी स्टैनली खड़ा था। तभी वहां पर पिंक शर्ट पहने हुए मैक्स आता है। तभी सिक्योरिटी वाला अंदर आता है और उसे सच पता चल गया था। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। पिप फिर से उसे अपने जाल में फंसा लेती है। वो कहती है कि सोचो तुम्हारे बॉस को क्या लगेगा कि तुम इस कमरे को छोड़कर चले गए थे और मैं सीसीटीवी कैमरा देख रही थी। वो तो तुम्हें काम से निकाल ही देंगे, इसलिए अपना मुंह मत खोलो। मैं भी नहीं खोलूंगी। स्टैनली मान जाता है। इसके बाद रवि और पिप बाहर आते हैं। पिप कॉनर को जाकर सब कुछ बता देती है कि जेमी असल में आई विटनेस था और शायद उसके साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन इसमें मैक्स इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि वो सच में गोल्फ क्लब में था। कॉनर पिप से कहता है कि तुम्हें अपने पॉडकास्ट की हेल्प लेनी चाहिए, तुम्हें जेमी के बारे में लोगों को बताना होगा। कॉनर फिर अचानक घबराने लगता है और कहता है कि अगर जेमी ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे फंसा दूंगा। पिप बोलती है गलत किया है का क्या मतलब? अब तुम्हारे भाई को गायब हुए 48 घंटे हो चुके हैं, तुम्हें अगर कुछ भी पता है तो बता दो। कॉनर बताता है कि मैंने जेमी को मॉम के वॉलेट में से क्रेडिट कार्ड चुराते हुए देखा था। मैंने उसे कार्ड छीना तो वो मुझ पर चिल्लाने लगा और वो मुझ पर इस तरह कभी नहीं चिल्लाता। उसने कहा कि उसे पैसों की जरूरत थी और ये जिंदगी और मौत का सवाल है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा होगा? दोनों जेमी के कमरे में आते हैं। कॉनर जेमी के लैपटॉप को खोलने की कोशिश करता है। पिप वहाँ दीवार पर जेमी और नेट की तस्वीर देखती है और पूछती है क्या ये दोनों अभी भी नजदीक हैं? कॉनर कहता है शायद वो छुप छुप कर नेट से प्यार करता था। अलमारी में कुछ ढूंढते हुए पिप पूछती है क्या मेमोरियल में स्पीच देते समय रवि ने मेरे बारे में कुछ कहा था? कॉनर बोलता है उसने कहा था कि वो तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता। पिप को ड्रॉयर में से एक ब्रेसलेट मिलता है और एक कागज भी मिलता है जो डस्टबिन में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जेमी ये लिख कर क्या बताना चाहता है। उस कागज में लिखा हुआ था हिलरी वाइजमैन। कॉनर सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है। पिप ऑनलाइन देखती है कि इस शहर में एक हिलरी वाइजमैन रहा करती थी, लेकिन वो तो 60 साल पहले ही मर चुकी है। घर जाकर पिप अपने पॉडकास्ट का सीजन 2 शुरू करती है, जिसमें वो जेमी के गायब होने के बारे में बताने वाली थी। वो कहती है कि 12:45 में जेमी का फोन बंद हो गया और उसके बाद फिर कभी चालू नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जेमी मैक्स के खिलाफ गवाही देने वाला था? उसके भाई का कहना है कि जेमी कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा था। सवाल ये भी है कि आखिर ये ब्रेसलेट किसके लिए है? क्या जेमी की कोई गर्लफ्रेंड थी? क्या उसे पैसों की इतनी जरूरत थी कि उसने अपनी मम्मी के वॉलेट से क्रेडिट कार्ड चुराया? उसने क्यों कहा कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर कोई और जेमी को नहीं ढूंढेगा तो मैं ढूंढूंगी। तभी अचानक बाहर एक गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। पिप बाहर आती है तो गाड़ी में जेमी का मिसिंग पोस्टर लगा था और उस पर ऊपर से लिखा हुआ था, उसमें धमकी लिखी हुई थी, अगर तुम गायब हो गई तो तुम्हें कौन ढूंढेगा? पिप घबरा जाती और अपने नए पड़ोसी के घर जाती है। वो पूछती है क्या आपने किसी को देखा? मेरी गाड़ी का अलार्म बजने लगा था, आप तो यहीं खिड़की पर खड़े थे। चार्ली बोलता है कि नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं। पिप की नजर डोरबेल कैमरा पर पड़ती है। वो पूछती है क्या इसमें मोशन सेंसर है?
चार्ली अपने फोन पर वीडियो दिखाता और बोलता है कि एक परछाई दिख रही है लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा। अगली सुबह भी पिप परेशान थी, तभी उसके पापा विक्टर मिलने के लिए आते हैं और पूछते हैं क्या जेमी के बारे में कुछ पता चला। पिप कहती है नहीं, कई लोगों ने फोन किया लेकिन उन लोगों ने भी आखिरी बार जेमी को मेमोरियल में ही देखा था। पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया वो। आज से कोर्ट में ट्रायल शुरू होना था। विक्टर अपनी बेटी को संभालने के लिए गले लगाता है और कहता है घबराने की जरूरत नहीं। लियान तैयार होकर ऊपर आती है देखने के लिए कि उसकी बेटी कोर्ट जाने के लिए क्या पहनने वाली थी। पिप अपने फोन पर और भी कई सारे वॉइस मैसेज सुन रही होती है। एक लड़की का मैसेज आया था जो बोल रही थी कि उसने जेमी को 7:45 बजे देखा था और वो जेमी को एक लड़की के साथ झगड़ते हुए देख रही थी। वो लड़की गोरी थी और उसके सुनहरे बाल थे, मतलब नेट। दूसरी तरफ मैक्स और उसका परिवार भी कोर्ट जाने के लिए निकल रहा था। थोड़ा बेचारा और शरीफ दिखने के लिए मैक्स को चश्मा पहनने के लिए दिया जाता है। बेका को भी ट्रायल के लिए लाया जाता है। पिप फोन पर रवि को बता रही होती है कि एक लड़की ने जेमी को नेट के साथ झगड़ते हुए देखा था। शायद उसने नेट के लिए ही वो ब्रेसलेट खरीदा हो। रवि बोलता है लेकिन नेट का तो कोई बॉयफ्रेंड है ना, उसका नाम ल्यूक ईटन है। कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। दोनों तरफ के लॉयर ज्यूरी के सामने अपना अपना पक्ष रखते हैं। मैक्स का लॉयर कहने लगता है कि मैक्स ने बेका का रेप किया, इसका कोई विटनेस है ही नहीं और आखिर 6 साल के बाद इस इंसिडेंट को लाकर उठाया जा रहा है। पिप नेट से मिलने के लिए जाती है और ल्यूक दरवाजा खोलता है। नेट पिप को यहाँ देखकर खुश तो नहीं लग रही थी। पिप बताती है कि जेमी लापता है, शुक्रवार रात से वो नहीं मिल रहा। 7:45 बजे तो तुम्हारी उससे बात हुई थी। नेट बोलती है कि मेरी उसे कोई मुलाकात नहीं हुई। पिप पूछती है तुम्हें उसके लिए कोई फिक्र नहीं हो रही? जेमी के गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं। ल्यूक बीच में बोलता है नेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेमी के साथ क्या हुआ। पिप ल्यूक से पूछती है कि तुम फ्राइडे की रात कहाँ थे जिस रात जेमी लापता हुआ? ल्यूक कहता है कि मैं तो घर पर ही था और नेट भी किसी कठपुतली की तरह हाँ में हाँ मिलाती रहती है। पिप जैसे ही वहां से जाने वाली थी, नेट बाहर मिलने के लिए आती है और बताती है कि मेमोरियल में मेरी उससे बात हुई थी। पिप कहती है मुझे पता है तुम दोनों बहस कर रहे थे। नेट कहती है क्योंकि जेमी फिर से ड्रग्स लेने लगा है। जब वो बैंड में था तब से उसने ये शुरू किया था। मैंने ही 6 महीने पहले उसकी ये लत छुड़वाई थी और वो फिर से ले रहा था, इसलिए मैं गुस्से में थी। फिर अचानक वो किसी को देखकर घबरा गया और कहने लगा कि मुझे जाना है और वो वहां से चला गया। नेट पिप से ये भी कहती है कि तुम्हें आज ही जेमी को किसी भी तरह ढूंढना होगा, मैं फिर से निराश नहीं होना चाहती। पिप सोचती है इसका क्या मतलब है। तभी नेट दौड़कर भाग जाती है। कोर्ट में बेका को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। वो उस रात का सच बताती है कि वो कैलामिटी पार्टी में गई थी जो कि जंगल के बीच में होती है। एंडी ने मुझसे घर जाने के लिए कहा था लेकिन मैं नहीं गई। मैं वहां पर कुछ लोगों को जानती थी जैसे सलील और मैक्स। मैक्स ने मुझे बियर दी, मैंने मना कर दिया तो मैक्स ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि मैं डरपोक हूँ क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करती। उसे गलत साबित करने के लिए मैंने ड्रिंक कर ली। फिर मुझे बेहोशी जैसा लगने लगा और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मैक्स ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। मैं जमीन पर गिर गई और कुछ घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरा खून बह रहा था। मैं समझ गई कि मेरा रेप हुआ है। लॉयर पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मैक्स ने तुम्हारा रेप किया है? बेका कहती है नहीं, उस वक्त नहीं पता चला, बाद में एहसास हुआ। मेरी बहन के कमरे में एक बर्नर फोन मिला जिससे किसी ने ड्रग्स लाने के लिए मैसेज किया था और वो मैसेज मैक्स ने किया था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स का लॉयर पूछता है तो अपनी बड़ी बहन को मारने के जुर्म में सजा काट रही है? बेका हकलाते हुए हाँ कहती है। वकील पूछता है क्या आपने उस इंसान का चेहरा देखा जिसने आप पर हमला किया था? बेका कहती है नहीं। पिप कोर्ट के लिए तैयार होकर जैसे ही निकलने वाली होती है, पड़ोसी चार्ली सामने आ जाता है। वो कहता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने कैमरा का बाकी का फुटेज देखा और मुझे कुछ मिला है जो तुम्हें जेमी के बारे में हेल्प कर सकता है। पिप चार्ली के घर चली जाती है और सीसीटीवी फुटेज देखती है। वो 2 हफ्ते पहले का फुटेज था जिस दिन पिप ने अपने दोस्त के साथ मर्डर मिस्ट्री गेम खेला था। जेमी उसी रात चार्ली के घर के अंदर आया था क्योंकि खिड़की खुली रह गई थी। उस वक्त चार्ली और उसकी वाइफ सो रहे थे और जेमी ने भी कुछ नहीं चुराया था, मगर पड़ोसी की पत्नी बोलती है कि मेरा ब्रेसलेट मुझे नहीं मिल रहा। पिप तुरंत वही ब्रेसलेट निकालती और पूछती है क्या यही वो ब्रेसलेट है? पत्नी कहती है हाँ यही तो है, पर तुम्हें ये कहाँ से मिला? पिप कहती है जेमी के कमरे में। पिप बार बार फुटेज देख रही होती है और सोचने लगती है कि आखिर जेमी क्या करना चाह रहा था और अचानक वो गायब कैसे हो गया। पिप कोर्ट पहुंचती है और बेका की हिम्मत बढ़ाती है।
वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। बेका उम्मीद करती है कि इस बार मैक्स को सजा जरूर मिलेगी। तभी वहां पर रवि आ जाता है जो अपने काम से छुट्टी लेकर आया था। उसने झूठ बोला था कि उसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। पिप रवि की नौकरी जाने को लेकर बहुत ज्यादा घबराती है, मगर रवि कहता है कि 1 घंटे का ब्रेक लेने के लिए कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद पिप को कटघरे में बुलाया जाता है और वो मैक्स के साथ हुई फोन पर बातचीत के बारे में बताती है, जिसमें मैक्स ने कबूल किया था कि मैक्स और बेका साथ सोए थे और ये आपसी सहमति से हुआ था। मगर बेका का कहना था कि मैक्स ने उसे ड्रग्स देकर उसका बलात्कार किया और वो ड्रग्स बेचने वाली एंडी ही थी जो हावी के लिए काम करती थी। इसके बाद वकील कोर्ट में रोहिपनॉल गोलियों की फोटो दिखाती है और ये वही ड्रग्स है जो मैक्स ने बेका को दिया था। मैक्स के खिलाफ लड़ने वाली लॉयर पिप से पूछती है, क्या तुमने गवाही देने का फैसला क्यों लिया? पिप गुस्से में कहती है, क्योंकि मैक्स को लगता है कि उसे कुछ नहीं हो सकता, वो बच निकलेगा और मैं जानती हूँ कि वो कितना घटिया और खतरनाक इंसान है और उसे सजा होनी चाहिए। इसके बाद मैक्स का लॉयर आता है और वो पूछता है कि मैक्स के साथ ये बातें कब हुई थी? पिप कहती है 28 सितंबर। वकील बोलता है, मतलब इसको 6 महीने हो चुके हैं। आपको पक्का यकीन है आप जो बोल रही हैं वो सही है? पिप कहती है, मुझे अच्छी तरह याद है हमारी क्या बात हुई थी। पिप कॉन्फिडेंस से बोलती है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, चाहो तो मैं अभी सुना सकती हूँ। लेकिन पिप को वहीं रोक दिया जाता है क्योंकि इस रिकॉर्डिंग को एविडेंस में सबमिट नहीं किया गया था। तभी वकील पिप से पूछता है कि एक दिन मैक्स नहाकर अपने कमरे में आया और तब तुम उसके कमरे में क्या कर रही थी? पिप एकदम घबरा जाती है और वो झूठ नहीं बोलती। वो कह देती है कि मैं उस कमरे में थी और मैं एंडी वाले केस पर काम कर रही थी। वकील और भी आरोप लगाने लगता है, क्या तुम खुद को डिटेक्टिव समझती हो? तुम तो हेस्टिंग्स की पार्टी में वेट्रेस बनकर चली गई थी। पिप और घबरा जाती है और वकील ये साबित कर देता है कि पिप और मैक्स के बीच कोई बातचीत हुई ही नहीं थी, ये बस पिप की बनाई हुई कोई कहानी है। पिप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बाहर निकलती है तो मैक्स उसे चिढ़ाने लगता है। वो कहता है, बेचारी लड़की, तुम्हारी कहानी पर किसी ने भरोसा नहीं किया। पिप रिकॉर्डिंग दिखाती और बोलती है, इसमें तुमने खुद कबूल किया है कि तुमने बेका के साथ क्या किया और तुम अब कोर्ट में ये कहानी बना रहे हो कि तुम पार्टी में गए ही नहीं थे। तुम्हारी मॉम ये रिकॉर्डिंग सुनेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? मैक्स अब गुस्से में चला जाता है। पिप कॉनर के घर जाती है और उसे धमकी वाला मैसेज दिखाती है। पिप सोचने लगती है कि आखिर जेमी कहाँ जा सकता है और उसे आखिर इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या उसे ड्रग डीलर को पैसे चुकाने थे? और उसने ब्रेसलेट भी क्यों चुराया जो कीमती थी भी नहीं? कॉनर कहने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे मैं अपने भाई को पहचानता ही नहीं हूँ। पिप कहती है, हमें जाकर ड्रग डीलर हावी बावर से पूछताछ करनी होगी, मैंने उसे मैसेज कर दिया है। रवि पूछता है, मगर वो तो अभी जेल में है। पिप कहती है, नहीं, वो तो 7 हफ्ते पहले ही रिहा हो चुका है। तभी वहाँ कॉनर की मम्मी जोआन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों भागते हुए जेमी के कमरे में जाते हैं तो माँ के हाथों में जेमी का एक स्वेटर था जिसमें खून लगा हुआ था जो बिस्तर के नीचे मिला। पिप स्वेटर देखकर पूछती है, ऐसा लगता है जैसे इस स्वेटर से खून पोंछा गया था। जेमी ने ये स्वेटर कब पहना था? कॉनर कहता है, उसके गायब होने से 4 दिन पहले जब तुम डिनर के लिए आई थी और उसी दिन जोएना ने एक सेल्फी भी ली थी। फोटो में वो देखती है कि जेमी उस दिन घड़ी पहने हुए था जो असल में फिटनेस ट्रैकर है। इसलिए पिप किसी तरह उस घड़ी को ढूंढना चाहती है, इससे उन्हें सारा डेटा मिल जाएगा। पिप वहां पर चाकू रखने की जगह देखती है और वहां से एक चाकू गायब था, पीले रंग वाला। कॉनर घबरा जाता है और वो उस पीले चाकू को ढूंढने के लिए चला जाता है। कॉनर को चाकू नहीं मिलता तो उसे लगने लगता है शायद जेमी ले गया होगा। पिप कहती है, जिस रात वो गायब हुआ उस दिन तो वो शर्ट और जीन्स पहने हुए था, वो चाकू छुपाता कहाँ? जोएना घबराते हुए कहने लगती है, शायद उसने पहले ही चाकू चुरा लिया होगा, शायद वो खुद को किसी से प्रोटेक्ट करना चाहता था। रवि जोएना को संभालता है और उसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं हावी का पता लगाने के लिए। वहां पर वो लोग उसी सिक्योरिटी स्टैनली को देखते हैं जो उन्हें गोल्फ क्लब में मिला था, वो भी ड्रग्स खरीद रहा था। इसके बाद कॉनर अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके हावी के पास जाता है ड्रग्स खरीदने के लिए और वो नशेड़ी की तरह नाटक करता है। वो अपने भाई जेमी के बारे में भी पूछता है। हावी बताता है कि वो मेरा कस्टमर था लेकिन उससे मिले तो जमाना हो गया। कॉनर जैसे ही ड्रग्स लेकर आने वाला था वो जोश जोश में बहुत खुश होता है। हावी को भनक लग जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। पिप उसे कहती है छोड़ने के लिए क्योंकि कॉनर सिर्फ अपने भाई के बारे में तुमसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। हावी उन्हें दफा हो जाने के लिए बोलता है और वो जाते जाते कहता है कि कारा के कुछ पैसे उधार हैं क्योंकि वो ड्रग्स खरीदती थी। पिप ये सुनकर हैरान रह जाती है। इधर रॉबिन मैक्स से मिलने के लिए आता है। मैक्स अच्छे से जानता है कि कल रॉबिन ने उसे फोन किया था पिप के कहने पर और आज उसका कोर्ट में मजाक बन गया था। मैक्स अपने भाई को डरपोक बोलता है जो कि मैक्स की माँ बाहर से सुन लेती है और उन्हें बेका का स्टेटमेंट याद आता है। पिप कारा से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि तुम कब से ड्रग्स लेने लगी? कारा कहती है इसी शुक्रवार से। पिप बोलती है ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था।
कारा गुस्सा होकर बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? हर कुछ तुम्हारी वजह से नहीं होता। मैं अपनी डिसीजन खुद ले सकती हूँ। पिप पूछती है, ड्रग्स कहाँ छुपा रखा है? कारा कुछ नहीं बताती। पिप सामने रखे जैकेट पर झपट पड़ती है और किसी तरह ड्रग्स निकाल लेती है जो कि अभी भी भरे हुए थे। कारा बोलती है, देखा, अभी तक मैंने ड्रग्स लिया भी नहीं है। उस जैकेट में जेमी का पावर बैंक भी था। पिप उसे पूछने लगती है, तुमने जेमी को कहाँ देखा था? कारा कहती है, मुझे याद नहीं, जिससे कि दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। कारा पिप पर दोष डालती है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। पिप उसे समझाती है कि जेमी 72 घंटों से लापता है। तुम्हें पता है पुलिस किसी के गायब होने के 72 घंटे बाद उस इंसान को छोड़कर उसकी बॉडी ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स की मम्मी उसके कमरे में आती है और उसे पूछती है, क्या तुम कुछ जानते हो जो मुझे बताना चाहते हो? अभी बता दो। मगर मैक्स अपना मुंह नहीं खोलता। पिप रात को पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करती है जिसमें वो ब्रेसलेट चुराने से लेकर स्वेटर में लगे दाग सब कुछ बताती है। वो सोचती है कि आज जेमी खतरे में है। क्या वो किसी से डरकर भाग रहा था? क्या उसने मुझे इशारा किया था गाड़ी का अलार्म बजाकर कि मुझे भाग जाना चाहिए? पिप अगले दिन स्कूल जाती है तो अपने दोस्तों को बताती है कि इस पॉडकास्ट की वजह से उसे करीब 100 फोटोज मिले हैं। अब उसे देखना पड़ेगा कि इनमें से कुछ काम लायक मिलता है या नहीं। कॉनर बताता है कि उसकी मॉम आज पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उन्होंने बस रिपोर्ट दर्ज की है और आज जेमी की गवाही है दोपहर 3 बजे वुमेन ए के बाद। और वो वुमेन ए कोई और नहीं बल्कि नेट थी जो वीडियो कॉल के जरिए ट्रायल से जुड़ती है और कैलामिटी पार्टी में उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ बताती है। वो कहती है कि पार्टी में जाने के 20 मिनट बाद उसे चक्कर आने लगे थे। उसके बाद उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं, बस ये याद है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा था और हाथ पकड़कर किसी खाली कमरे में लेकर गया। वहाँ कोई भी नहीं था, बस एक पुराना लाल सोफा था और उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। फिर कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो वो उसी सोफे पर थी। सब जा चुके थे और वो अकेली थी। उसे समझ आ गया कि उसके साथ गलत हुआ है क्योंकि उसके अंडरगारमेंट्स नीचे गिरे हुए थे। नेट ने इस बारे में हिम्मत करके अपने दोस्त जेमी को बताया और जेमी को याद आया कि उसने पार्टी की रात मैक्स को उस कमरे से बाहर आते हुए देखा था। पिप अपने लैपटॉप पर जो भी फोटोज और वीडियोज मिले थे उन्हें ध्यान से देखती रहती है। पार्टी का एक वीडियो था जिसमें वो जेमी को देख पा रही थी। वो वीडियो करीब रात 11:30 बजे की थी। पिप एक और वीडियो देखती है जिसके बाद वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है और वीडियो को प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन पर चलाती है। उसी में दिखता है कि जेमी कारा को अपना पावर बैंक देता है और इसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे जेमी किसी को ढूंढ रहा था। रॉबिन पिप का फोन उठा लेता है लेकिन कॉनर उसे देख लेता है तो रॉबिन फोन वापस रख देता है। फिर वीडियो में दिखता है जैसे जेमी जिसे ढूंढ रहा था वो उसे मिल गई थी, मगर वो किसे ढूंढने के लिए गया था उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ हाथ दिख रहा था और उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ था। पिप को कुछ याद आता है और वो समझ जाती है ये तो रूबी है। लेकिन तभी टीचर मिस्टर क्लार्क प्रोजेक्शन रूम के अंदर आते हैं और उन्हें 2 घंटे के लिए डिटेंशन दे दिया जाता है। इधर कोर्ट में जेमी के लिए इंतजार कर रहे थे लेकिन वो वहां नहीं आ रहा था। मिस बोजीडी घबराने लगती है कि अब वो क्या करे, इसलिए वो बहुत मजबूरी में खड़ी होकर कह देती है कि प्रोसिक्यूशन के पास अब कोई और गवाह नहीं है, जिससे कि मैक्स और उसकी फैमिली काफी खुश हो जाती है। मगर कॉनर की माँ का दिल टूट जाता है कि उसका बेटा वापस नहीं आया। पिप को पार्टी का एक वीडियो मिलता है जिसे वो छुप छुप कर देखने लगती है। जेमी उस वीडियो में किसी से फोन पर बात कर रहा था और जेमी उसमें डरा हुआ लग रहा था। पिप को वकील का मैसेज आता है और उसे धक्का लगता है कि जेमी कोर्ट में नहीं आया। पिप रूबी को जाते हुए देखती है और डिटेंशन होने के बावजूद हिम्मत दिखाकर बाहर भाग जाती है और रूबी से मिलती है। पिप जेमी के गायब होने के बारे में उसे बताती है। रूबी बताती है, वो मुझे पार्टी में मिला था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि बाल रंग होने की वजह से वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था। उसने मुझसे पूछा था कि मैं हाई स्कूल की पार्टी में क्या कर रही हूँ और वो लेला का नाम ले रहा था। तो रूबी ने कहा कि मैं लेला नहीं हूँ, शायद तुम नशे में हो, और यह कहकर मैं चली गई थी। जब मैं पीछे मुड़ी तो वो वहीं खड़ा था और वो मुझे देख रहा था और उसके चेहरे पर उदासी थी। पिप रूबी से पूछती है, तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? रूबी कहती है 800। पिप पूछती है, क्या तुम्हारा अकाउंट पब्लिक है? रूबी कहती है हाँ, पर क्यों? पिप कॉर्नर से मिलती है और उसे लगता है कि कोई है जो रूबी की फोटो का इस्तेमाल करके जेमी से बात कर रहा है लैला के नाम से। इसीलिए पार्टी में जेमी फोन पर बात करते हुए चिल्ला रहा था कि मुझे पता है तुमने मुझसे झूठ बोला। वो लैला से ही बात कर रहा होगा क्योंकि रूबी से बात करके उसे पता चल गया था कि सब कुछ झूठ है। अब हमें लैला को ढूंढना होगा, तभी हमें जेमी भी मिल जाएगा। पिप लैला को ऑनलाइन ढूंढने लगती है, तभी रवि वहां पर आता है। रवि आइडिया देता है कि इस तरह लैला नहीं मिलने वाली, तुम्हें डेटिंग एप्स ट्राई करना चाहिए। पिप रवि के
नाम से डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाती है। इसके बाद स्वाइप करते हुए उन्हें नेओमी भी नजर आती है और जेमी भी नजर आता है, जिसने अपनी प्रोफाइल में उम्र 29 साल लिखा है, जबकि वो तो सिर्फ 24 साल का है। उसने ये भी झूठ लिखा है कि वो एक बिजनेस ओनर है। तभी उन्हें लैला का प्रोफाइल मिलता है, जिस पर रूबी की फोटो लगी हुई थी और वो आधे मील से कम की दूरी पर है। इस तरह उन्हें बहरूपीय लैला का अकाउंट मिल जाता है। इस अकाउंट से पहला पोस्ट 2 मार्च को हुआ था, मतलब करीब 7 हफ्ते पहले, और उस पर उनके टीचर एडम क्लार्क ने भी कमेंट किया था। कॉनर अपने फेक अकाउंट से लॉगिन करता है और उसी अकाउंट से वो लैला को मैसेज करने वाले थे। पिप पहला मैसेज करती है, हाउ आर यू। अब उन्हें रिप्लाई का इंतजार करना था। मैक्स अपने कमरे में आता है और देखता है कि उसके कमरे से ड्रग्स गायब है। अब अपने पापा से पूछता है, क्या आप कल मेरे कमरे में गए थे? मेरी कोई चीज खो गई है। उसके पापा बिना कुछ बोले चले जाते हैं। मैक्स घबराने लगता है कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए। पिप से मिलने के लिए लॉरेन और रॉबिन आ जाते हैं। पिप का मूड ऑफ हो जाता है और वो अपने दोस्त से पूछती है कि रॉबिन को यहाँ लेकर क्यों आई। लॉरेन अपने दोस्त को समझाती है कि वो मैक्स की तरह नहीं है। रॉबिन हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन ये तो साफ है कि रॉबिन यहाँ किसी और मकसद से आया था। रवि वहाँ से नीचे आ जाता है। पिप उसके पीछे पीछे जाती और पूछती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तब रवि बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। कंपनी वालों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रवि ये बोलते हुए रोने लगता है और पिप समझ जाती है कि इसके पीछे मैक्स है। जब वो कमरे में आते हैं तो रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन के साथ तुरंत निकलने वाला होता है। तभी उसका फोन बजने लगता है, लेकिन ये साफ था कि ये रॉबिन का फोन नहीं बज रहा, बल्कि उसने पिप का फोन चुरा लिया था। पिप रॉबिन की पॉकेट चेक करना चाहती है और रॉबिन घबराते हुए पिप का फोन उसे निकालकर दे देता है और झूठ बोलता है, मैंने गलती से रख लिया होगा। पिप गुस्से में बोलती है कि मैक्स को बोल देना कि उस रिकॉर्डिंग का बैकअप मेरे पास और भी है। लॉरेन भी गुस्सा हो जाती है ये देखकर कि पिप सब पर शक करती रहती है। पिप देखती है कि लैला की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। तभी लैला टाइप करने लगती है। लैला को पता चल गया था कि मैसेज करने वाली पिप है और वो ये भी लिखती है कि तुम करीब पहुंच रही हो। लैला मिलने के लिए मैसेज भेजती है और वो सबको कब्रिस्तान पर बुला रही थी। पिप घबराकर पूछती है, तुम हो कौन? तभी अचानक लैला अपना अकाउंट डिसेबल कर देती है। अब उन्हें जवाब चाहिए था तो उन्हें कब्रिस्तान तो जाना ही था। रात के समय पिप, रवि और कॉनर कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। पिप हिलरी वाइजमैन की कब्र को ढूंढती है और मैसेज को देखती है। नाम के नीचे लेफ्ट 11 लिखा हुआ था, इसलिए वो लेफ्ट की तरफ 11 कब्र क्रॉस करती है। पिप को एक कब्र के पास में गुलदस्ता मिलता है जिसमें एक एनवलप भी था। पिप देखती है लिखावट तो काफी अजीब है, पर उसे समझ आ जाता है कि ये उल्टा लिखा है। मैसेज का मतलब था, टू लैला लव जेमी। कॉनर कहता है उसका भाई हमेशा सीक्रेट बातें ऐसे ही लिखता था, उल्टा लिखता था। गुलदस्ते में पैसे भी थे। रवि सोचता है क्या इसीलिए जेमी अपनी मॉम से पैसे चुरा रहा था। तभी उन्हें वहां पर वही सिक्योरिटी वाला स्टैनली मिल जाता है। पिप पहचान लेती है ये तो स्टैनली है। स्टैनली बोलता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने टॉर्च की लाइट देखी तो मुझे लगा बच्चे शरारत करने आ रहे हैं, मगर ये तो बस तुम लोग थे। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, तुम लोगों से मुझे कुछ कहना था। स्टैनली बताता है कि जो तुमने मैक्स का सीसीटीवी फुटेज देखा वो नकली था, यह मैंने तुम्हारे लिए ही डाला था। पिप ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है। स्टैनली आगे बताता है कि वो फुटेज एकदम पुराना था। मैक्स ने मुझसे कहा था ऐसा करने के लिए। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या वजह थी, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मैक्स जो भी कर रहा था वो गलत था। फिर मैंने तुम लोगों को मिसिंग पोस्टर लगाते हुए देखा और शायद मुझे लगता है कि जेमी के गायब होने के पीछे मैक्स का हाथ हो सकता है। मैक्स को रॉबिन का मैसेज आता है जो बताता है कि मैं पिप का फोन लेने ही वाला था मगर मैं पकड़ा गया। तभी वहाँ पर रोजी आती है। मैक्स अपनी माँ को ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता था। कहता है कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे, मैं तो बस अपने दोस्तों के लिए रख रहा था। लेकिन उसकी मॉम कुछ सुनना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अब समझ गई थी कि उनका बेटा झूठा है। अब तो उन्हें अपने बेटे पर शक भी है कि शायद वो लड़कियां सच बोल रही थी और मैक्स ने ही उनका रेप किया है। मैक्स अपनी माँ पर गुस्सा हो रहा था तो उसकी माँ चिल्लाने लगती है कि तुम और तुम्हारे बाप बस मुझ पर हुक्म चलाते हो, कभी एक बार मुझसे पूछने की कोशिश की है कि मैं कैसी हूँ? अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अब तो मुझे तुमसे घिन आती है। मैक्स गुस्से में अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता और कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मगर उसकी माँ अब कुछ सुनना नहीं चाहती। मैक्स रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। माँ मुड़कर बोलती है तुम शर्मिंदा नहीं हो, नहीं तो तुम लड़कियों को वो सब झेलने नहीं देते, जो सच होता वो करते। अब मेरे पास सबूत हैं। मैक्स ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। पिप अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पर जाती है। तभी उसे जेसन टकरा जाता है जो कि बहुत ज्यादा नशे में था।
तीनों दोस्त बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर डैन आ जाता है जेसन को ढूंढते हुए। पिप डैन का रास्ता रोक लेती है उससे कुछ पूछने के लिए। सभी लोग एक सुनसान जगह पर आते हैं और पिप डैन से जेमी के बारे में पूछती है और उसे बता देती है कि जेमी किसी लैला नाम के कैटफिश से बात कर रहा था। डैन बताता है कि वो भी लैला से बात करता था मगर अब बात नहीं होती। मैंने बस उससे कहा था कि मैं पुलिस में हूँ और उसके बाद उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पिप को लगता है कि लैला जरूर कुछ इलीगल कर रही है और मुझे तो लगता है कि मैक्स ही लैला है। पिप डैन के गाड़ी की सीट पर खून के धब्बे देखती है और वो घबरा जाती है। डैन बोलता है कि इसके पीछे कहानी है लेकिन पिप दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। डैन चिल्लाते रहता है कि तुम गलत समझ रही हो। पिप बाहर निकल आती है और कहने लगती है जेमी जिस रात गायब हुआ था उस रात वो तुम्हारी गाड़ी में भी था और तुमने उसे मार दिया। उसका खून तुम्हारी सीट पर है। डैन उसे समझाता है कि वो जेमी का खून नहीं मेरा खून है। पिप समझ जाती है कि जेमी के स्वेटर पर डैन का खून था। डैन सच बताता है कि असल में मैक्स ने उससे कहा था जेमी को समझाने के लिए ताकि वो ट्रायल से पीछे हट जाए। डैन ऐसा करने पर मजबूर था क्योंकि मैक्स उसके और एंडी के बारे में जानता था। डैन बताता है कि मैंने जेमी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठाया। इतना करके जेमी वहां से चला गया और सीट पर खून डैन का ही था। पिप डैन को बता देती है कि वोमेन ए कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन नेट है। डैन ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ आ गया था कि मैक्स ने उसकी बहन का बलात्कार किया था। ये सुनकर तो उसका दिमाग घूम जाता है। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने मैक्स के बहकावे में क्या क्या कर दिया। पिप समझाती है कि सारे फसाद की जड़ वो मैक्स है। उसने फ्राइडे रात के बारे में भी झूठ कहा, मतलब कि वो कुछ तो छुपा रहा था। अगली सुबह मैक्स ट्रायल के लिए रेडी हो रहा था मगर उसकी माँ अभी भी उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मगर मैक्स के पापा को अभी भी लगता है कि उनका बेटा मुजरिम नहीं है। तभी डोरबेल बजती है और ऑफिसर डैन अंदर आते हैं। डैन बताता है कि आज कोर्ट के बाहर बहुत ज्यादा प्रेस आई हुई है इसलिए आज वो खुद मैक्स को कोर्ट लेकर जाएगा। मैक्स जाने से पहले अपनी मॉम को देखता है। डैन मैक्स को बैक सीट में बैठने के लिए बोलता है लेकिन तभी मैक्स गौर करता है कि डैन गाड़ी को दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा था। डैन मैक्स से सच उगलवाने की कोशिश करता है और अपनी बहन के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैक्स बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करो मुझे बस कोर्ट ले चलो, मेरी आज गवाही है, मैं आज लेट नहीं हो सकता। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे सकता हूँ। मगर डैन बोलता है कि हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मैक्स गाड़ी रोकने के लिए बोलता है और फिर पुलिस को फोन करने वाला था लेकिन डैन बोलता है कि इस जगह पर सिग्नल नहीं आता, हमने ये जगह सोच समझकर चुनी है। मैक्स हैरान हो जाता है, पूछता है हमने मतलब और कौन है यहाँ। तभी वो एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर पिप भी मौजूद होती है। मैक्स उन सबको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो आज लेट नहीं हो सकता। पिप उसे कहती है कि तुम समय पर कोर्ट पहुंच जाओगे, बस मेरे सवालों का जवाब दो। वो पूछती है क्या तुम ही लैला हो, क्या तुमने जेमी को कुछ किया है। मैक्स कहता है वो ना तो लैला को जानता है और ना ही उसने जेमी को कुछ किया है। पिप बताती है तुमने ही जेमी को ट्रायल से पीछे हटने के लिए कहा था और तुमने ही फ्राइडे की रात का फुटेज बदलवाया था। मैक्स बता देता है कि उस रात मैं ट्रेन स्टेशन के कार पार्किंग में था। पिप पूछती है मतलब तुम हावी से मिलने गए थे, क्या खरीदा उससे तुमने। मैक्स कुछ नहीं बताना चाहता पर पिप बहुत जोर देती है। तब जाकर मैक्स बताता है कि उस दिन उसने जेमी को देखा था। दोनों की बात नहीं हुई लेकिन जेमी वाइविल रोड की तरफ चला गया था। रात करीब 12-15 बजे वो ब्लैक हुडी पहना हुआ था। मैक्स गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं सुधर जाऊंगा। पिप बोलती है तुम कभी सुधर नहीं सकते। मैक्स बोलने लगता है मैं रवि की नौकरी उसे दोबारा दिलवा दूंगा। पिप उसे कहती है कि इस ट्रायल के खत्म होने के बाद तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं बचेगी। तभी डैन बीच में टोकता है कि अब मैक्स को निकलना होगा। दोनों निकलते हैं तभी वहां पर रवि आ जाता है। रवि फिक्र कर रहा था क्योंकि उसे इस प्लान के बारे में नहीं पता था। रवि ने छुपकर ये भी सुन लिया कि मैक्स ने ही उसे नौकरी से निकलवाया है। वो पूछता है उसने तुम्हें कब धमकी दी थी। पिप कहती है मेमोरियल के वक्त। रवि इस बात से ज्यादा दुखी था कि पिप ने ये सारी बातें उसे छुपा कर रखी। पिप उसे गले लगाती और बोलती है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। रवि बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम इसे उल्टा समझ रही हो। उल्टा शब्द सुनते ही पिप अचानक उसी उल्टे लिखे हुए लेटर के बारे में सोचने लगती है और अचानक उसे जेमी के लैपटॉप का पासवर्ड याद आता है और अचानक उसे समझ आता है कि जेमी के पासवर्ड को किस तरह क्रैक किया जा सकता है। पिप वहां से तुरंत निकलती है। दूसरी तरफ मैक्स भागते हुए कोर्ट पहुंचता है। पिप जेमी का लैपटॉप खोलने की कोशिश कर रही होती है। जोएना आकर बताती है कि उसने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन उसे जेमी की ब्लैक हुडी कहीं नहीं मिली। पिप बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करती है, सारे शब्दों को बैकवर्ड लिख कर देखती है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। बहुत समय के बाद पिप जेमी के लिखे हुए एक गाने का नाम उल्टा लिखती है और लैपटॉप खुल जाता है। ब्राउजिंग हिस्ट्री में ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसी चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पिप सोचती
सोचती है कहीं जेमी को ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया था। जोएना कहने लगती है अगर जेमी को कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता। पिप स्मार्ट वॉच का एनालिटिक्स चेक करती है। फ्राइडे आधी रात को वो कहीं चल कर गया था और फिर अचानक गायब हो गया। पिप सोचने लगती है कि अगर मैक्स ने सही बोला कि उसने जेमी को ब्लैक हुडी में वाइविल रोड की तरफ जाते हुए देखा तो जेमी ने उस जगह पर 1874 स्टेप्स चले हैं। कॉनर बोलता है दिल की धड़कन चेक करो। 12:36 बजे अचानक जेमी की दिल की धड़कन बंद हो गई। ये देखकर तो वो तीनों भारी टेंशन में आ जाते हैं। कोर्ट में 22 फरवरी 2019 में जो पार्टी हुई थी उसके बारे में मैक्स से पूछा जाता है। मैक्स बताता है कि वो पार्टी एक पुरानी हवेली में हुई थी जो कि वाइविल रोड के आखिर में है। अचानक मैक्स रुक जाता है और फिर अपनी मॉम की तरफ देखता है। मैक्स घबराते हुए कहता है कि मुझे आज ये मुश्किल काम करना ही होगा। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि उन लड़कियों पर हमला किसने किया। उन लड़कियों पर हमला सलील ने किया था। ये सुनते ही रवि हैरान हो जाता है। पिप स्कूल आती है तो लॉरेन उसे पूछती है कि आखिर तुम और बाकी सब कहाँ गायब हो। पिप बोलती है मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे किसी को ढूंढना है। लॉरेन उसके साथ चलती है और बोलती है मुझे कल जो भी हुआ उसके बारे में बात करनी है। वो कहती है प्लीज मुझे तुम्हारे और रॉबिन के बीच चुनने के लिए मजबूर मत करो। तभी वहां पर इंग्लिश टीचर मिस्टर एडम क्लार्क आते हैं जो कि पिप पर काफी भड़के हुए थे क्योंकि वो आजकल क्लास में नहीं आती और उसने सभी को ईमेल करके एक सर्च पार्टी के लिए बुलाया है। पिप टीचर से बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लैला के बारे में। नाम सुनते ही मिस्टर क्लार्क के चेहरे का रंग उड़ जाता है मगर वो कहता है मैं ये नाम नहीं जानता। पिप बोलती है लेकिन आपने तो उसके सोशल मीडिया पर कमेंट भी किया है, सारे पोस्ट लाइक किए हैं। मगर सच ये है कि लैला रूबी की फोटो यूज करती थी। अगर पेरेंट्स को पता चलेगा कि आप ऐसी लड़की से बात कर रहे हैं तो सोचिए आपका क्या होगा। मिस्टर क्लार्क पिप को एक क्लासरूम के अंदर ले आते हैं और पूछते हैं आखिर तुम चाहती क्या हो। पिप रिकॉर्डर ऑन करती है मगर टीचर घबरा जाते हैं और बोलते हैं प्लीज मुझे अपने पॉडकास्ट में मत डालना। पिप बोलती है मैं आपकी आवाज को बदल दूंगी, कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। मुझे बस लैला को ढूंढना है और उसके बारे में जो कुछ जानते हैं बताइए। टीचर बताते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वो कहने लगते हैं कि कुछ हफ्तों पहले वो और लैला एक डेटिंग ऐप पर मैच हुए थे। वहां पर वो मैसेज और फोन पर बातें करते थे। पिप पूछती है तो क्या वो एक औरत है। एडम बोलते हैं हाँ वो एक औरत है, उसने मुझ में काफी इंटरेस्ट दिखाया, मेरी काफी तारीफ की और मेरे परिवार के बारे में काफी कुछ पूछा। पिप पूछती है क्या उसने अपने बारे में कुछ बताया। टीचर बोलते हैं कुछ खास नहीं, उसने कहा कि वो बीमार है और उसकी नौकरी चली गई है। पिप पूछती है क्या उसने बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है जो ठीक नहीं हो सकता। टीचर हैरान हो जाते और पूछते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता। पिप पूछती है और क्या बताया, क्या उसने कभी जेमी का जिक्र किया। टीचर बोलते हैं नहीं, एक बार फोन पर बात करते वक्त उसने पूछा था मैं क्या काम करता हूँ, मैंने उसे बता दिया और उसने फोन काट दिया और उसके बाद कभी बात ही नहीं हुई। तभी पिप को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आज मैक्स ने कोर्ट में क्या क्या किया। दूसरी तरफ कोर्ट में दोनों तरफ के वकील ज्यूरी के सामने अपना अपना पक्ष रख रहे होते हैं। मैक्स का वकील कहने लगता है कि पार्टी में लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई, इसे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उनका बलात्कार किसने किया ये तो उन लड़कियों को भी नहीं मालूम। पार्टी में सिर्फ मैक्स ही तो एक लड़का नहीं था, हो सकता है किसी और ने उन बेचारी लड़कियों का फायदा उठाया हो। मिस बुजेडी खड़ी होकर बोलती है कि सलील अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। पिछले साल ही उसका नाम क्लियर हुआ था, वो बेगुनाह साबित हो चुका था और अगर मैक्स खुद को बचाने के लिए अपने मरे हुए दोस्त के ऊपर कीचड़ उछाल सकता है तो इसी से आप समझ जाइए कि उसका कैरेक्टर कैसा है। दूसरी तरफ स्कूल के सभी लोग जेमी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रवि काफी गुस्से में था क्योंकि दोबारा उसके भाई पर कीचड़ उछाला जा रहा था और उसे डर था कि लोग फिर से इस बात पर यकीन करने लगेंगे। पिप लैला के बारे में बताती है कि उसने बस 3 आदमियों से बात की है, जेमी, डैन और टीचर एडम क्लार्क। अजीब बात यह है कि ये तीनों 29 साल के हैं। हालांकि जेमी ने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, मतलब लैला को ऐसे ही लड़के पसंद है या शायद वो किसी खास को ढूंढ रही है। इसके बाद ग्रुप 2 भागों में बट जाता है ताकि जल्दी ढूंढा जा सके क्योंकि सूरज ढलने वाला था। रूबी सोचने लगती है कि आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं, एक लाश। आखिर में वो सभी लोग जेसन के वर्कशॉप के सामने पहुंच जाते हैं। पिप जेसन को समझाती है कि जेमी जिस रात गायब हुआ था वो यहीं से गुजरा था, इसलिए प्लीज हमें अंदर ढूंढने दीजिए, उसे लापता हुए 5 दिन हो चुके हैं। जेसन उनकी बात समझता है और उन सबको अंदर आने देता है, पर वो बताता है कि यहाँ तो हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, अगर जेमी यहाँ आता तो हमें तो पता चल जाता। कोर्ट में जज ज्यूरी को आखिरी बार समझा देते हैं कि आपको सारे सबूतों को समझते हुए अपना फैसला लेना है। फैसला लेने से पहले आपको पूरी तरह निश्चित होना होगा। अभी आप घर जा सकते हैं, आपको फिर कल बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ रवि और कॉनर का ग्रुप एक बड़ी हवेली के पास पहुंचता है। बहुत समय पहले इस हवेली में पार्टी हुआ करती थी, तभी उन्हें वहां कुछ मिलता है। रवि तुरंत पिप को कॉल करता है और उसे वहां पर बुलाता है। पिप जब वहां पहुंचती है तो उसे वहां पर एक चाकू मिलता है, वही येलो चाकू जो किचन से गायब था।
रात के समय रवि और पिप फिर से उसी हवेली के पास आते हैं छानबीन करने के लिए, क्योंकि जेमी लापता होने से पहले यहाँ आया था। लेकिन तभी वहाँ कॉनर भी पहुंच जाता है। इसके बाद तीनों अंदर जाते हैं। कारा भी आने वाली थी लेकिन वो नहीं आई। कॉनर पिप से पूछता है, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? वो स्कूल भी नहीं आती। पिप कहती है, नहीं, सब कुछ ठीक है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जिसे वो लोग तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर से तो हवेली पूरी तरह उजड़ी हुई थी। अंदर में ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट थे जो खाली थे। वहाँ उन्हें एक बर्नर फोन मिलता है। पिप और बाकी लोगों को लगता है कि शायद यहाँ कोई ड्रग्स बेचने आता होगा और शायद उन लोगों ने ही जेमी के साथ कुछ किया होगा। जेमी यहाँ चाकू लेकर आया था और गायब हो गया। तीनों वहां पर जेमी के होने का सुराग ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ आवाज होने पर पिप खुद के बचाव में वही येलो नाइफ उठा लेती है। रवि घबरा जाता है। पिप बोलती है, सोचो अगर जेमी से लेकर आया था तो मुझे भी लाना चाहिए, मगर कोई आ रहा था इसलिए वो तीनों छुप जाते हैं। तभी कोई वहां आता है सीटी बजाते हुए, जिसकी धुन बिल्कुल जेमी के गाने की तरह लग रही थी। वहां दो लोग मिलते हैं। एक तो ड्रग डीलर हावी था और जो दूसरा आदमी था वो कह रहा था, पूरा पैसा लाए हो ना, क्योंकि एक ने तो मेरे 900 पाउंड खा लिए। पिप याद करती है कि कब्रिस्तान में उसे जो पैसे मिले थे उसमें भी 900 पाउंड ही थे। अब उन्हें पता लगाना था कि वो दूसरा आदमी कौन है। तभी पिप से गलती से चाकू गिर जाता है, लेकिन उन दोनों को शक नहीं होता क्योंकि पुरानी हवेली है, आवाज हो सकती है। दूसरा आदमी वहां से निकलने ही वाला होता है, इसलिए तीनों दौड़ लगाते हैं ये पता करने के लिए कि वो कौन था। मगर दूसरा आदमी जो भी था वो गाड़ी से निकल जाता है, इसलिए पिप भी अपनी गाड़ी से उसके पीछे भागती है। मगर रास्ते बहुत ज्यादा घुमावदार थे, इसलिए वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते और कॉनर के सिर पे चोट लग जाती है। मगर कॉनर ने ये देख लिया कि वो गाड़ी एक वाइट BMW थी। रवि कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इस शहर में तो आधे से ज्यादा लोग वाइट BMW चलाते हैं। पिप कहती है, मगर जो लोग हमारे शक के दायरे में हैं उनमें से सिर्फ एक ही है जो वाइट BMW चलाता है, और वो है नेट का नया बॉयफ्रेंड ल्यूक ईटन। सुबह होते ही पिप ल्यूक से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। तो वहीं कोर्ट में रवि की मुलाकात मैक्स से होती है। बाथरूम में मैक्स उसे भड़काता है कि अगर तुम मुझे मारने आए हो तो खुलकर मारो। रवि कहता है, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं यहाँ तेरी हार देखने आया हूँ। तभी मैक्स का वकील आता है और बताता है कि जूरी ने फैसला कर लिया है और वर्डिक्ट अभी आने वाला है। दूसरी तरफ पिप दरवाजा पीटती रहती है और नेट थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलती है। पिप बोलती है, मुझे लूक से बात करनी है, और वो पूछती है, क्या कभी जेमी ने तुमसे लैला का जिक्र किया? जेमी एक हफ्ते से गायब है, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर जेमी को ढूंढने में मदद तो करो। नेट पूछती है, क्या जानना चाहती हो? पिप बोलती है, मुझे लगता है जेमी के गायब होने के पीछे ल्यूक का हाथ है। जेमी ने उससे 900 पाउंड उधार लिए थे और मुझे पता है ल्यूक कोई नॉर्मल जॉब नहीं करता। पिछली बार जब उसने कहा था कि वो फ्राइडे रात घर पर था तो तुम हैरान हो गई थी। क्या वो झूठ बोल रहा था? क्या तुम उससे डरती हो? नेट डरी हुई तो लग रही थी, मगर फिर भी वो कहने लगती है, टाइम पास के लिए लोगों की जिंदगी से खेलना बंद करो, और वो दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है। रवि पिप को कॉल करता है और उसे बताता है मैक्स को सारे आरोपों से बरी कर दिया गया है। पिप ये सुनते ही वहीं पर गिर पड़ती है। वो एकदम शॉक में थी। वो सोचती है, इतना सब कुछ करने के बाद आखिरकार वो मुजरिम छूट कैसे गया? वो फिर भागते हुए नेट के पास जाती और पूछती है, क्या तुमने कोर्ट का फैसला सुना? नेट बोलती है, नहीं, अब तक तो किसी का फोन नहीं आया। मगर पिप को रोता हुआ देखकर नेट समझ जाती है कि मैक्स छूट गया और वो भी टूट कर रोने लगती है। बेका भी फैसले को सुनकर पूरी तरह टूट चुकी थी। पिप स्कूल आती है तो अपने लॉकर के पास कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखती है। किसी ने उसके लॉकर पर वही धमकी लिखी थी, अगर तुम गायब हो गई तो तुम्हें कौन ढूंढेगा? तभी वहां पर रॉबिन और लॉरेन आ जाते हैं। रॉबिन कहने लगता है, शायद ये तुमने ही लिखा है, क्योंकि सबका ध्यान खींचना तो तुम्हारी आदत है। इस बात से दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है। पिप अचानक रॉबिन पर हमला कर देती है क्योंकि वो उसके चेहरे में मैक्स को देख रही थी। इस हरकत की वजह से पिप को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इस वजह से विक्टर और ली एंड टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि सस्पेंशन की वजह से कॉलेज एडमिशन में काफी फर्क पड़ सकता है। पर पिप को अभी कॉलेज के बारे में नहीं सोचना था। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि एक सीरियल रेपिस्ट अभी खुला घूम रहा है। वो अपने पापा पर भी चिल्लाती है कि आपने कहा था कि हम जीतेंगे, सच की हमेशा जीत होती है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बाद में रवि पिप से मिलने के लिए आता है। पिप अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। उसे लॉरेन का कॉल आता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। पिप पूछती है, क्या मैक्स मुस्कुराया जब उसे छोड़ दिया गया था? रवि कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। पिप रोते हुए कहती है, इतने दिन इतना कुछ करने का क्या फायदा हुआ? मैंने बस अपनों को तकलीफ दी है। मैं जेमी को ढूंढ नहीं पाई, पता नहीं
उसे कुछ हो गया तो रवि उसे संभालता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी कॉनर का कॉल आता है जो कहता है कि तुरंत न्यूज लगाओ। न्यूज में दिखाया जाता है कि जंगल में एक लाश मिली है। ये लाश किसकी है ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन इतना पता है कि यह बॉडी किसी लड़के की है जो लगभग 20 से 25 साल की है। पिप समझ जाती है कि शायद वो जेमी ही है। पिप पूरी तरह टूट जाती है। फिर वो अपनी खिड़की से घर के बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ मैक्स और उसके मम्मी पापा सेलिब्रेट करने के लिए आज डिनर पर जाने वाले थे, लेकिन मैक्स की माँ जाने से मना कर देती है। मैक्स गुस्से में अपनी मॉम के करीब जाता है और धमकी देता है, तुरंत कोट पहन लीजिए और हमारे साथ चलिए। पिप घर से निकलती है तो उसका पड़ोसी चार्ली उसे रोक लेता है और बोलता है तूफान आने वाला है, तुम्हें घर जाना चाहिए। पिप रोते हुए कहती है मुझे घर पर नहीं रहना, तो चार्ली उसे अपने घर पर बुलाता है। दोनों आंगन में बैठते हैं। चार्ली उसे पूछता है सब कुछ ठीक तो है। पिप बताती है कि पुलिस को एक लाश मिली है, शायद वो जेमी का हो सकता है, वो मर चुका है और मैंने फालतू में इतने दिन बर्बाद किए हैं। चार्ली उसे संभालता और कहता है तुमने अपनी पूरी कोशिश की, अदालत का फर्ज है सही फैसला सुनाना, लेकिन जितने उसके फैसले सही होते हैं उतने गलत भी होते हैं। ये मैं बहुत पहले समझ चुका हूँ, लेकिन इंसाफ होकर रहता है। भले वो इंसाफ पुलिस स्टेशन या कोर्ट में ना हो, लेकिन इंसाफ होता जरूर है। इधर रेस्टोरेंट में रॉबिन, लॉरेन और मैक्स का परिवार सब लोग जीत का जश्न मना रहे थे। मैक्स सबके साथ सेल्फी भी लेता है। पिप ये फोटो देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो अपना फोन से मैक्स का वो कन्फेशन निकालती है जिसमें मैक्स ने खुद कबूल किया था कि उसने बेका का रेप किया। पिप ज्यादा कुछ ना सोचते हुए इस ऑडियो को अपने पॉडकास्ट में अपलोड कर देती है और फिर वो मैक्स के घर जाकर एक पत्थर उठाकर उसकी खिड़की का कांच तोड़ देती है और फिर लाल पेंट से उसके दरवाजे पर कुछ लिख देती है। कुछ समय बाद मैक्स और उसका परिवार घर वापस आते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दरवाजे पर लाल पेंट से लिखा हुआ था बलात्कारी मैं तुझे देख लूंगी। मैक्स की माँ ये देखकर तो मुस्कुरा रही थी। तभी रॉबिन ऑनलाइन पॉडकास्ट में सबको ये ऑडियो सुनाता है। सब सुनते हैं कि कैसे मैक्स ने खुद कबूल किया कि उसने रेप किया है। पिप बारिश के बीच रवि से मिलती है और उसके साथ ठीक से बात ना करने के लिए उसे माफी मांगती है। वो कहती है कि इन चीजों को लेकर वो थोड़ी जज्बाती हो जाती है, मगर वो ऐसी ही है। उसे पता है कि मैक्स छूट गया और इसमें पिप की कोई गलती नहीं है। जेमी गायब हो गया और इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो खुद को दोष देने से रोक नहीं पाती। वो पूछती है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रवि पिप को किस करता है और कहता है मुझे पता है मेरी पिप कैसी है, इसलिए तो मुझे उससे बहुत प्यार है। फिर वो उसके हाथ पर लगा लाल रंग देकर पूछता है ये कैसे लगा। पिप कहती है बाद में बताऊंगी। इसके बाद दोनों गाड़ी में इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह सुबह कॉनर पिप को कॉल करता है और खुश होकर बताता है कि वो लाश जेमी की नहीं थी। उसकी मॉम बॉडी आइडेंटिफाई करने गई थी और वो जेमी का नहीं था। इसका मतलब कि अभी भी उन्हें उम्मीद है। नेट पिप से मिलती है और बताती है कि मैं वापस अपने भाई डैन के घर रहने जा रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पता चला कि मैक्स के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ मिला, पता नहीं वो कौन था, किसी ने देखा नहीं। नेट बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी जेमी को ढूंढने में। नेट उस पार्टी वाली रात के बारे में बताती है जब मैक्स ने उसका रेप किया था। उसे ये बात तब समझ आई जब उसने इस बारे में जेमी को बताया। उस रात जेमी उस लाल सोफे वाले कमरे में घुसना चाहता था, लेकिन मैक्स ने उसे अंदर जाने नहीं दिया और कहा कमरे में कोई नहीं है, लेकिन उस कमरे के अंदर नेट थी। इसलिए जेमी की गवाही इतनी जरूरी थी क्योंकि उसने मैक्स को देखा था। इतनी अजीब बात है, किसी की अहमियत तब समझ आती है जब हम उसे खो देते हैं। नेट ये भी कहती है कि पिप लूक के बारे में सही थी। उसने झूठ बोला था कि जिस रात जेमी लापता हुआ उस रात वो घर पर था। लूक लेला से कई हफ्तों से बात भी कर रहा था और पिछले शुक्रवार को वो दोनों मिलने वाले थे, तो लूक वहीं उसे मिलने गया था। वो जाते जाते कह देती है प्लीज जेमी को ढूंढो। पिप लूक से मिलने के लिए जाती है मगर वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। पिप उसे 900 पाउंड देती और कहती है ये जेमी की तरफ से तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें पहले मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। पिप पूछती है जेमी ने तुमसे पैसे क्यों लिए? मुझे पता है तुम पिछले शुक्रवार लेला से मिलने गए थे, तुम क्या जानते हो वो कौन है? लूक कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो कौन है। फिर वो अपने पैसे लेता और बताता है लेला कोई और नहीं बल्कि खुद जेमी है। पिप यकीन नहीं करती क्योंकि जेमी खुद लैला से बात करता था। लूक कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो लैला से मिलने गया था पर वहां मुझे जेमी इंतजार करता हुआ मिला, वो भी आधी रात को। पिप पूछती है उसने तुमसे कुछ कहा? लूक कहता है चाइल्ड बॉर्न सिक। लूक बताता है कि मैं उससे मिलने गया था तो मुझे देखकर वो भागा
तो मैंने उसका पीछा किया। पिप लूक से पूछती है तुम्हारी उम्र कितनी है? वो कहता है 29। बाहर निकलकर पिप और रवि के मन में तो काफी सवाल थे। पिप ऑनलाइन सर्च करती है तो उसे एक और ऑप्शन मिलता है, चाइल्ड ब्रंसविक। रवि पूछता है अब ये चाइल्ड ब्रंसविक कौन है? पिप उसे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती है जहां वो देखते हैं कि 13 महीनों के अंदर 6 बच्चे गायब हो गए थे। उन बच्चों को मारने वाला स्कॉट ब्रंसविक था और ये चाइल्ड ब्रंसविक मतलब उसका बेटा विक्टिम को पकड़कर स्कॉट के पास लेकर जाता था। चाइल्ड ब्रंसविक खुद भी मजबूर था, अपने डैड के वजह से उसे यह करना पड़ा। मगर 2009 में चाइल्ड ब्रंसविक के बयान देने पर ही उसके पिता स्कॉट ब्रंसविक को दोषी करार दिया गया। जेल में रहने के कुछ हफ्ते बाद ही किसी कैदी ने स्कॉट को मार दिया। पिप कैलकुलेट करती है कि चाइल्ड ब्रंसविक अब शायद 29 या 30 साल का हो चुका होगा। लगता है ये लैला जो भी है वो चाइल्ड ब्रंसविक को ढूंढ रही है और उसे लगता है कि चाइल्ड ब्रंसविक इस शहर में नई पहचान के साथ रह रहा है। कॉर्नर सोचने लगता है कि आखिर जेमी का इस सब से क्या लेना देना और लैला उस चाइल्ड को क्यों ढूंढ रही है। पिप कहती है चाइल्ड ब्रंसविक को बहुत लोग ढूंढ रहे हैं उसे मारने के लिए। लूक, एडम, डैन, कोई भी चाइल्ड ब्रंसविक नहीं है, ये कोई और है। लैला ने जेमी से मिलने के लिए कहा होगा उस पुराने खंडर के बाहर और जेमी जिससे मिलने गया होगा वही असल में चाइल्ड ब्रंसविक है। इसलिए हमें ढूंढना होगा कि चाइल्ड ब्रंसविक कौन है। ऐसा करने से हमें जेमी भी मिल जाएगा। उन्हें ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी मिलती है। किसी ने लिखा था कि चाइल्ड ब्रंसविक उन्हीं के शहर लिटिल किल्टन में रह रहा है। उस यूजर ने लिखा था मेरे दोस्त का कजिन किंग्स ग्रव प्रिजन में है। उस जेल में इस शहर से कोई आया था। उसने कहा था कि उसे पता है चाइल्ड ब्रंसविक कौन है। उसने कहा था कि वो पहले दोस्त हैं पर वो अब उससे पैसे लेता है उसका राज छुपाकर रखने के लिए। किसी ने उस पर रिप्लाई भी किया था जिस पर स्माइली बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा लैला लिखती थी। पिप कहती है हावी भी तो उसी जेल में था। जैसे ही वो घर से निकलने वाली होती है वो पीछे मुड़कर स्कॉट ब्रंसविक की तस्वीर देखती है और उसे सिक्योरिटी गार्ड स्टैनली की याद आती है और वो एकदम पक्का हो जाती है कि स्टैनली ही चाइल्ड ब्रंसविक है। पिप स्टैनली का फोटो लगा लेती है और याद करती है कि वो बार बार अपना नाम खुद भूल जाता था क्योंकि ऑब्वियसली ये तो उसका असली नाम है ही नहीं। अब असल में ये वही है जिससे जेमी मिलने के लिए गया था और उसके बाद वो गायब हो गया। अब वो पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि उन पर तो भरोसा करना गलत है, खासकर जो मैक्स के साथ हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पिप प्लान बनाती है स्टैनली को बुलाने का क्योंकि वो खुद लैला बनकर उसे बुलाएगी। पिप अकेले स्टैनली के पास जाना चाहती थी मगर रवि कहता है ये करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। रवि और कॉर्नर स्टैनली के घर में घुसने वाले थे इसलिए वो पिप से बोलता है कारा की हेल्प लेने के लिए। इसलिए पिप कारा के घर जाती है और उसे माफी मांगती है। तभी कॉर्नर कॉल करके बताता है कि वो लोग स्टैनली के घर पर पहुंच गए हैं जो अभी घर पर ही है। पिप रवि से कहती है अब तुरंत उसे मैसेज भेजो। रवि लैला बनकर स्टैनली को पुरानी हवेली के पास बुलाता है। मैसेज देखते ही स्टैनली तुरंत अपने घर से निकल जाता है। स्टैनली के जाते ही रवि और कॉर्नर घर में घुसने की कोशिश करते हैं और पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं मगर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। पिप कारा के साथ पुरानी हवेली पहुंच जाती है और देखती है वहां पर स्टैनली भी पहुंच चुका था। किसी को ना देखकर वो वापस आने लगता है। ये देखकर रवि खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है क्योंकि स्टैनली को रोकने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। पिप गाड़ी के बाहर आती है। स्टैनली पूछता है क्या तुम लैला हो? पिप बोलती है मैंने तो बस मैसेज भेजा था, मुझे खुद नहीं पता लैला कौन है। स्टैनली पूछता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? पिप बोलती है मुझे पता है। वो कहती है क्या अंदर जाकर बात करें? कारा रवि को बताती है कि पिप स्टैनली के साथ अंदर चली गई है और कहती है फिक्र मत करो मैं यही हूँ। अंदर आकर स्टैनली पूछता है तो तुम्हें क्या चाहिए? पिप कहती है मैं बस जेमी को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे मार दिया? स्टैनली कहता है वो मुझे मारने के लिए आया था। स्टैनली बताने लगता है कि लैला डेटिंग ऐप पर मुझसे बातें करने लगी थी। पिछले शुक्रवार को उसने देर रात मुझे मैसेज किया और पूछा क्या मैं उससे मिलने के लिए आ सकता हूँ। यहाँ मैंने 10 मिनट इंतजार किया और तभी वहाँ पर जेमी आया। असल में जेमी को पता था कि स्टैनली ही चाइल्ड ब्रंसविक है। जेमी ने चाकू निकाला स्टैनली पर हमला करने के लिए, फिर दोनों के बीच हाथापाई हुई और गलती से चाकू जेमी को लग गई। स्टैनली 8 साल से यहाँ पर रह रहा था और किसी को नहीं पता कि असल में वो कौन था सिवाय हावी बावर्स के। फिर जेमी को पता चला और उसके बाद पिप को भी। इधर रवि और कॉर्नर देखते हैं कि घर पर कोई था। स्टैनली बताता है जेमी जिंदा है। इधर स्टैनली के घर में जो आवाज आ रही थी वो एक कमरे से आ रही थी और उसी कमरे में जेमी कैद था। कॉर्नर को आखिरकार अपना बड़ा भाई मिल जाता है और वो उसे देखकर राहत की सांस लेता है। स्टैनली बोलता है उसने मुझे मारने की कोशिश की, मैं उसे जाने कैसे देता? क्या होगा अगर वही लैला निकले?
पिप कहती है ऐसा नहीं है, पिछले हफ्ते लैला ने मुझे मैसेज किया था। तब जाकर स्टैनली माफी मांगता और कहता है जेमी ने भी कई बार मुझे कहने की कोशिश की थी वो लैला नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सुना। स्टैनली बोलता है कि हम दोनों तो बात करना भी शुरू कर चुके थे, यहाँ तक कि अब थोड़े बहुत दोस्त भी बन चुके हैं। यहाँ जेमी अपने भाई से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। स्टैनली हमेशा से बस लैला को ढूंढना चाहता था और उस रात कब्रिस्तान में पिप को देखकर स्टैनली को लगा कि वही लैला है जो पैसे लेने आई है। स्टैनली कहता है लैला बस मुझे ढूंढकर मारना चाहती है। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मैं हर दिन इसी खौफ में जीता हूं कि पता नहीं कौन आकर मुझे मार दे, लेकिन सच यह है कि मैं अपने डैड जैसा नहीं हूं और ना ही मैं बनना चाहता हूं। पिप उसे समझाती है और कहती है तुम अपने डैड जैसे बिल्कुल नहीं हो। तब तुम बच्चे थे और तुमने जेमी को कुछ नहीं किया। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कारा अंदर आती है और उसके पीछे किसी ने बंदूक लगा रखा था। वो कोई और नहीं बल्कि चार्ली था। चार्ली बंदूक दिखाकर स्टैनली से कहता है अपना फोन मुझे दो। चार्ली स्टैनली का फोन तोड़ देता है। पिप तब समझ जाती है कि चार्ली ही लैला है। तब उसे याद आता है कि उसने जो चार्ली के घर पर उसकी भतीजी की फोटो देखी थी वो उसकी भतीजी नहीं बल्कि चार्ली की बहन एमिली थी, जो असल में 2009 के समय स्कॉट और उसके बेटे मतलब कि इसी चाइल्ड का आखिरी शिकार थी। उसी का बदला लेने चार्ली इस शहर में आया था। पिप कारा को इशारे में कुछ कहने की कोशिश करती है। चार्ली स्टैनली पर चिल्लाता है तूने 6 बच्चों को किडनैप किया, ये जानने के बाद भी कि तेरा बाप उनके साथ क्या करेगा, और अब तू यहाँ पर नई जिंदगी जी रहा है और मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। मैं 19 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था। कारा पूछती है तो इसमें तुमने जेमी को क्यों फंसाया? चार्ली बताता है कि पहले मुझे वही चाइल्ड ब्रंसविक लगा था क्योंकि उसकी उम्र अभी प्रोफाइल में 19 साल थी, जो कि गलत थी। वो लैला का दीवाना हो गया था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए चार्ली ने जेमी के हाथों चाइल्ड ब्रंसविक को मारने के लिए भेजा था। पिप चुपके से इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगा देती है। फिर पिप और कारा किसी तरह चकमा देकर बाहर भागती हैं। पिप दरवाजा पकड़ कर रखती है और कारा मदद लेने जाती है। पिप स्टैनली को दूसरे रास्ते से बाहर आने को बोलती है, लेकिन चार्ली दोबारा स्टैनली पर बंदूक तान देता है। पिप स्टैनली को बचाने के लिए बीच में आ जाती है, पर स्टैनली उसे हटा देता है। पिप चार्ली से रिक्वेस्ट करती है इसे मत मारो। चार्ली कहता है मुझे मारना होगा, हमारी इस बारे में बात हुई थी, जब इंसाफ नहीं मिलता तो हमारे जैसे लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ता है। चार्ली स्टैनली पर दनादन गोली चला देता है और वो वहां से चला जाता है। पिप किसी तरह स्टैनली को बचाने की कोशिश करती है, मगर चार्ली ने हवेली में आग लगा दी थी, इसीलिए किसी तरह पिप स्टैनली को लेकर बाहर निकलने लगती है और उसे CPR देकर जिंदा करने की कोशिश करती है। इतने में वहां पर पुलिस फोर्स और डैन पहुंच जाते हैं। पिप उसे कहती है तुरंत जाकर चार्ली को गिरफ्तार करो वरना वो भाग जाएगा। मेडिकल की टीम स्टैनली को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो मर चुका था। तभी वहां रवि आ जाता है और पिप रोते हुए उसे गले लगा लेती है। बाद में पुलिस पिप को पूछताछ के लिए बुलाती है और बताती है कि चार्ली और उसका परिवार भाग चुका है। इतने में उसके मम्मी पापा उसे घर ले जाने के लिए आते हैं। बाहर आकर पिप देखती है कि जेमी जिंदा है और वो अपने परिवार के साथ घर जा रहा था। पिप के मम्मी पापा भी उसे लेकर घर चले जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है 2 हफ्ते बाद। अब सभी लोग स्टैनली के फ्यूनरल के लिए मिलते हैं। अंदर जाते समय मैक्स उन्हें दिखता है, जो उन्हें चिढ़ाता है और उन पर हंसता है। कब्रिस्तान में जेमी पिप से मिलने के लिए आता है। पिप उसकी टूटी हुई घड़ी देखकर बोलती है अपने जन्मदिन पर एक नई घड़ी ले लेना। दोनों ही खुद को दोष देने लगते हैं क्योंकि उन दोनों की वजह से आज स्टैनली इस दुनिया में नहीं है। जेमी भरोसा दिलाता है कि पुलिस चार्ली और उसकी वाइफ को ढूंढ निकालेगी। वो बताता है कि वो फिर से कहानी लिखना शुरू कर चुका है और वो आखिरकार नेट को अपनी दिल की बात बताने की सोच रहा है। तभी वहाँ कारा आती है। इसके बाद सब लोग प्रेयर में शामिल होते हैं। पिप वहाँ सबको आने के लिए थैंक यू बोलती है क्योंकि स्टैनली के दोस्तों ने तो आने से मना कर दिया था। वो दुखी होकर कहती है कोई नहीं समझ पाया कि स्टैनली कैसा इंसान था, लेकिन आखिरी वक्त में मुझे समझ आ गया कि वो कैसा था। जोएना पीछे देख रही थी और वो कारा से कहती है पीछे देखो। पीछे एक दीवार पर लिखा हुआ था चाइल्ड किलर नरक में जलेगा तू। पिप ये देखकर भड़क जाती और कहती है सुबह तक तो ये नहीं था। वो चिल्लाने लगती है यह किसने किया, और वो रोने लगती है। विक्टर अपनी बेटी को संभालता है। इसके कुछ दिन बाद सभी परिवार आपस में वक्त बिता रहे थे, खाना वाना खा रहे थे और जेमी गाना गा रहा था। नेट मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आखिरकार दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। ये देखकर कारा काफी खुश थी। कारा पिप से पूछती है मुझे पता है तुम कभी गलत नहीं होती, लेकिन इस बार तुम गलत हो। पिप पूछती है मैंने क्या किया? कारा बोलती है तुम्हारी सोच गलत है। तुम खुद को दोष दे रही हो लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं। मैंने देखा था तुमने स्टैनली को बचाने की पूरी कोशिश की। पिप बोलती है बात सिर्फ स्टैनली की नहीं है, बहुत कुछ है। मैंने तुम्हारे डैड और तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। कारा कहती है
ये सब तुमसे किसने कहा? पिप बोलती है तुमने खुद कहा था जब कैलामिटी पार्टी से मैं तुम्हें लेकर जा रही थी। कारा बोलती है मैं शायद बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी। तुम पर इल्जाम लगाना बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन चार्ली का ध्यान भटकाते वक्त मेरी आंखें खुल गई। जब वो स्टैनली के पिता के बारे में बोल रहा था तब मुझे समझ आया कि मेरे पिता ने भी बहुत गलत काम किया है। उसमें उनकी गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि तुम खुद मेरी फैमिली हो। हम तो बहनें हैं और हम दोनों एक दूसरे से लड़ सकते हैं, एक दूसरे पर चिल्ला सकते हैं, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। फिर रवि आकर बगल में बैठता है। तभी एक आवाज सुनते ही पिप के दिमाग में गन शॉट की आवाजें गूंजने लगती है। पिप ने पहली बार मर्डर होते हुए देखा था और इसका ट्रॉमा हमेशा उसकी जिंदगी में रहेगा। ये देखकर कारा और रवि उसे संभालते हैं। पिप अपने घर में आती है और अपने लैपटॉप में देखती है। उसमें वही धमकी लिखी हुई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हें कौन बचाएगा। क्या ये धमकी लिखने वाला चार्ली था? क्या आगे पिप चार्ली को ढूंढ पाएगी और उसे सजा दिला पाएगी? और क्या मैक्स का सच पूरी दुनिया के सामने आ पाएगा? इसी सस्पेंस के साथ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।